हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस, है ना। क्लास 7 वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ साइंस। इसके पहले हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स जो है वो पहले कंप्लीट कर रखा है पहले के ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। उसके बाद जो नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं साइंस में वो है चैप्टर नंबर 4, हीट। चैप्टर नंबर 4 विच इज हीट। ठीक है, तो जो चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं पहले उसकी शुरुआत जो करते हैं वो इस इंट्रोडक्शन से करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, जैसे देखिए ध्यान में रखते हुए कि अगर मान के चलिए जाड़े का दिन होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि घरों में गीजर होता है, गर्म पानी गर्म करने वाला मशीन होता है गीजर, है ना। वो क्या करता है, पानी को गर्म करता है। ठीक है, क्यों? जाड़े के दिन में जो नॉर्मली टैंक वाटर होता है, जो पानी की टंकी में जो हमारे घर पे जो टंकी लगा हुआ होता है, टैंक वाटर टैंक, उसमें जो पानी होता है वो बहुत ठंडा होता है ना। तो उतने ठंडे पानी से हम लोग नहीं नहा सकते हैं, है ना। तो गीजर में क्या करते हैं, वो जो टैप वाटर होता है वो गीजर में जाता है, गीजर उसको गर्म करके दूसरे टैप से गर्म पानी निकलता है। तो एक टैप से ठंडा पानी निकलता है, एक टैप से गर्म पानी निकलता है जाड़े के दिन में, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं नहाने के लिए, उसमें अपने ज़रूरत के अनुसार ठंडे पानी को और गर्म पानी को मिलाकर फिर उसको यूज करते हैं नहाने के लिए, बात करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट वाला बात है वो क्या है कि यहाँ पर इस चैप्टर से हम लोग को इससे क्या संबंध है ना। इससे संबंध ये है कि एक वाटर जिससे हॉट वाटर निकल रहा है ना, एक टैप जिससे हॉट वाटर निकल रहा है और दूसरा टैप जिससे कोल्ड वाटर निकल रहा है ना। तो ये हॉट और कोल्ड का कंसेप्ट हमको कैसे पता चला कि ये गर्म है, ये पानी, ये पानी हॉट वाटर टैप से निकलने वाला वाटर हॉट है और जो कोल्ड टैप से निकलने वाला, सेकंड टैप से निकलने वाला पानी है वो कोल्ड है। ये हमको ये फर्क कैसे पता चला, है ना। ये फर्क कैसे पता चला? ये फर्क इससे पता चला कि दोनों वाटर जो है तो दोनों पानी ही, है ना। हॉट वाटर भी वाटर है, कोल्ड वाटर भी वाटर है, लेकिन दोनों पानी होते हुए भी दोनों का अलग अलग फीचर है, अलग अलग प्रॉपर्टी है ना। तो ये चीज जो हम लोग को ये अंतर बताता है कि जो एक पानी है वो गर्म है और दूसरा पानी जो है वो ठंडा है। ये कंसेप्ट हम लोग को कहाँ से पता चला? ये कंसेप्ट हम लोग को पता चला हीट से। किससे पता चला? हीट से, है ना। कैसे? कि जो पानी गर्म है उसको बोलेंगे उसमें जो हीट एनर्जी है वो ज़्यादा होने के कारण उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और जो कोल्ड वाटर है उसमें हीट एनर्जी कम होने के कारण उसमें जो टेम्परेचर है वो कम है। तो ये कंसेप्ट ऑफ हॉट एंड कोल्ड इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द एनर्जी विच इज कॉल्ड हीट एनर्जी, है ना। तो बोलेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो हमको पढ़ना है हीट। हीट क्या होता है ना। हीट को हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे नापते हैं, हीट का इफेक्ट क्या होता है विच इज टेम्परेचर, है ना। फिर पढ़ना है हीट एनर्जी एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे ट्रांसफर होता है ना। जैसे कि जब हम लोग, आप घरों में देखे होंगे मम्मी जो है वो किचन में जब खाना बना रही होती है तो जो चूल्हा होता है, स्टोव, है ना, गैस स्टोव जो होता है वो फ्लेम निकलता है, उसमें से फायर निकलता है और वो जो बर्तन होता है, यूटेंसिल होता है, उसमें उसको गर्म करता है ना। तो फायर में अपना हीट एनर्जी है, वो हीट एनर्जी बर्तन में ट्रांसफर होता है, फिर बर्तन से पकने वाले खाने में ट्रांसफर होता है। तो हीट एनर्जी फ्लेम टू यूटेंसिल, बर्तन, और फिर बर्तन से खाने में जाता है तो खाना पकता है। मतलब हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रहा है ना, फ्रॉम द हॉट कंटेनर, हॉट यूटेंसिल जो बर्तन है, उस बर्तन में से हीट एनर्जी खाने में ट्रांसफर हो रहा है, तभी ना खाना पक रहा है। ठीक है। और तीसरा थर्मामीटर, द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक डिवाइस इस्तेमाल होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हम लोग, उस डिवाइस को कहते हैं हम लोग थर्मामीटर, है ना। घरों में नहीं देखते हैं जब किसी
आप लोगों को या घर में किसी को बुखार हो जाता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं ना कि इसको 99 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है, ऐसा आम भाषा में कहते हैं हम लोग, ऐसा है ना। तो ये कैसे पता चलता है, उसके लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, विच इज कॉल्ड थर्मामीटर। तो पूरे चैप्टर में हम लोग को इनके बारे में ही पढ़ना है ना। हीट से टेम्परेचर, टेम्परेचर से हीट ट्रांसफर, फिर हीट टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आते हैं सबसे पहले बात पर, हीट क्या है ना। अभी इसके पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़े कि हीट कोई क्वांटिटी है, ये हमको कैसे पता चलता है, ये पता चलता है उसके इफेक्ट के कारण, हीट के इफेक्ट के कारण। जैसे पानी गर्म है और पानी ठंडा है, अगर पानी गर्म ठंडा ना हो तो ये हमको अंतर नहीं पता चलेगा कि ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है। तो दिस इफेक्ट ऑफ वाटर टू बी हॉट एंड इफेक्ट ऑफ हीट फॉर वाटर टू बी कोल्ड, पानी का गर्म होना और पानी का ठंडा होना किसके कारण है, इट इज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ हीट। हीट के इफेक्ट के कारण, हीट के असर के कारण पानी गर्म होता है और हीट के ही असर के कारण पानी ठंडा होता है। वो असर कैसा होता है वो चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज बात ध्यान में आता है वो क्या है, वो है कि हीट है क्या, हीट क्या है, व्हाट इज हीट। तो जैसे देखेंगे, हीट नॉर्मल भाषा में अगर हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। अब इसके पहले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। वह चीज जिसके कारण कोई काम हो सकता है उसको एनर्जी कहते हैं, है ना, उसको एनर्जी कहते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए कि कोई व्यक्ति एक जगह से चलता हुआ दूसरे जगह पे पहुंच गया, एक पॉइंट ए से चलना शुरू किया, जैसे आप ही मान के चलिए आप अपने घर से निकले और पैदल चलते चलते स्कूल पहुंच गए। तो घर से स्कूल जाने का दूरी तय करने के लिए अगर आपके बॉडी में एनर्जी नहीं होगा देन यू आर नॉट केपेबल टू वर्क, आप काम नहीं कर पाइएगा, मतलब आपका शरीर जो है वो चल नहीं पाएगा। कब, जब आपके बॉडी में एनर्जी ना हो तो, है ना। तो while गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल यू आर कंज्यूमिंग सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। जब घर से आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जाने के दौरान आप कुछ एनर्जी खर्च करते हैं, उस एनर्जी के खर्च करने पर कुछ काम होता है। तो बोलते हैं सिंस यू आर हैविंग सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इनसाइड योर बॉडी, क्योंकि आपके शरीर के अंदर कुछ ऊर्जा है, एनर्जी है, वो एनर्जी, वो ऊर्जा खर्च होता है तो आपका शरीर काम करता है। आपका शरीर काम करता है तो काम करने का मतलब यहाँ पर चलने से है, पैदल चलने से है। तब आपका शरीर पैदल चलता है, फिर पैदल चलते चलते आप घर से स्कूल तक पहुंच जाते हैं, है ना। पर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या है कि कितना एनर्जी है। अगर हम आपको बोले कि पैदल चलते चलते सासाराम से दिल्ली चले जाओ, चले तो जाएंगे लेकिन ये बहुत ही कठिन काम है अगर आपके पास एनर्जी सीमित है तब, है ना। अगर मान के चलो तुमको खाना ना दिया जाए और बोलेंगे अभी बगैर खाए पिए घर से पैदल निकलते हुए दिल्ली जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, कुछ देर बाद क्या होगा, मान लीजिए निकल भी जाते हैं घर से पैदल चलते हुए, कुछ देर बाद क्या होगा, क्योंकि आपका बॉडी चलना शुरू कर चुका है तो चलने के दौरान वो एनर्जी खर्च करेगा। तो बॉडी के अंदर जितना एनर्जी है काम उतना ही हो सकता है। अगर खाना बंद कर दिया जाए तो और एनर्जी बॉडी को मिलेगा नहीं, अगर और एनर्जी बॉडी को मिलेगा नहीं तो और वर्क करेगा नहीं, तो और आप पैदल नहीं चल पाइएगा। इसीलिए कहते हैं कि खाने से क्या, खाना खाने से एनर्जी मिलता है, खाना खाने से हमारे बॉडी को एक्सटर्नल एनर्जी हमारे बॉडी में आता है। जब बॉडी में हमारे एनर्जी आता है तो उस एनर्जी को हम अलग अलग कार्यों में, अलग अलग वर्क में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। काम कितना कर सकते हैं, जितना एनर्जी है। तो वैसे ही हीट भी एक तरह का एनर्जी है। जैसे और भी एनर्जी क्या क्या हो सकता है ना। और एनर्जी हो सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे घर में पंखा चलता है, अगर बिजली ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो पंखा चलेगा। बल्ब जलता है, अगर बिजली ना हो तो बल्ब जलेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है एक तरह का एनर्जी।
हीट एनर्जी होता है, साउंड एनर्जी होता है, विंड एनर्जी होता है, मस्कुलर एनर्जी होता है। जब हम लोग चलते हैं तो हमारे बॉडी का जो मसल्स होता है वो जो एनर्जी खर्च करता है दैट इज मस्कुलर एनर्जी, है ना। वैसे ही विंड एनर्जी होता है, जब हवा चलता है तो हवा एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है ना। और जब हवा बह रहा होता है, विंड विंड बह रहा होता है तो क्या करता है, विंड नहीं तो पेड़ के पत्तों को हिला सकता है ना। धूल मिट्टी को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह ले जा सकता है ना। दैट मीन्स विंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। विंड भी एक तरह का एनर्जी है। साउंड एनर्जी, अगर साउंड मान के चलिए एनर्जी नहीं होता तो हमारे घर में जो म्यूजिक सिस्टम वगैरह होता है, वो टीवी होता है ना, उसमें से निकलने वाला साउंड जो होता है दैट इज कॉल्ड साउंड एनर्जी, है ना। वो भी एक तरह का एनर्जी है। क्यों? वो टीवी से निकल कर हमारे कानों तक पहुंचता है तब ना हमको सुनाई देता है। बात समझ रहा है? तो वो कुछ काम कर रहा है, उस काम के इफेक्ट के कारण हमारे कान को सुनाई देता है। बात समझ रहा है? तो साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वैसे ही हीट भी एक तरह का एनर्जी है। हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज हीट, तो बोलेंगे हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बोलेंगे तुमको कैसे पता कि हीट जो है एक तरह का एनर्जी है? तो बोलेंगे हीट क्योंकि कुछ कामों को, कुछ कार्यों को, कुछ वर्क को कर सकता है, इसलिए इट हैज कैपेसिटी टू डू वर्क, हेंस हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बोलेंगे कैसे? हमको कैसे पता कि हीट जो है एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है? अगर पानी को वो गर्म नहीं कर सकता होता तो पानी ठंडा से गर्म कैसे हो गया? पानी अगर पतीले में पानी ले और उसको चूल्हा के ऊपर रख दे, है ना, तो अगर हीट काम नहीं कर रहा होता या हीट अगर एनर्जी नहीं होता तो वर्क नहीं करता। अगर वो वर्क नहीं करता तो पानी जैसा है पतीला में वैसा का वैसा ही रहता। क्योंकि चूल्हा के ऊपर जब पानी को रखे बर्तन में और पानी कुछ देर बाद चूल्हा पर रखने से चूल्हा के जलने पर पानी धीरे धीरे ठंडा से गर्म हो गया। तो इससे क्या पता चला? क्योंकि पानी ठंडा से गर्म हो गया तो कुछ काम किया गया। ये काम कौन किया? ये काम हीट एनर्जी किया, है ना। जब बर्तन को चूल्हा के ऊपर रखेंगे और चूल्हा में बर्तन में मौजूद पानी ठंडा से गर्म हो गया, इसका मतलब ये पानी का जो है टेम्परेचर बढ़ गया। ये बढ़ा किस कारण? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द वर्क दैट इज डन बाय हीट। ये जो काम हीट के द्वारा किया गया है उसी के कारण पतीले में मौजूद पानी जो है वो ठंडा से गर्म हो गया। और क्योंकि कुछ काम किया गया इसलिए वो काम दिख रहा है कि पानी ठंडा से गर्म हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ काम किया गया है। और ये काम किसके कारण हुआ है? ये काम हुआ है हीट एनर्जी के कारण। हीट ही ना टेम्परेचर को बढ़ाया, हीट ही ना जो है, हीट जो है वही ना पानी को ठंडा से गर्म किया। तो हीट काम किया, तो क्योंकि हीट काम कर सकता है तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उस आपका जो पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है हीट, है ना, उसमें क्या कह रहे हैं? कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, व्हेन यू रब योर हैंड दे बिकम वार्म, फ्रिक्शन जनरेट्स हीट, व्हेन यू रन और डू एनी स्ट्रेनस वर्क हीट इज जनरेटेड इनसाइड बॉडी। कुछ एग्जांपल सब ऐसा बताते हैं जिससे ये पता चलता है कि हीट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कैसे? जैसे देखिए, अगर हम अपने हाथों को ऐसे ऐसे रब करेंगे, ऐसे ऐसे रब करेंगे, तो रब करने के दौरान क्या हुआ? हीट, हाथ को ऐसे ऐसे रब करने के कारण, ऐसे ऐसे रब करने के कारण क्या हुआ? हमारे दोनों हाथों के बीच में फ्रिक्शन, घर्षण पैदा हो रहा है ना। और क्योंकि हमारा हाथ मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है कि हमारे हाथ में मौजूद मोशन के कारण जो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ हैंड है, जो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ हैंड है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू हीट एनर्जी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन दैट इज जनरेटेड बिटवीन दीज टू सर्विसेज, है ना। दोनों हाथ के सतह के बीच में इस मैकेनिकल एनर्जी के कारण, क्योंकि हाथ चल रहा है तो ये बोलेंगे ये कैसा एनर्जी है? हाथ चलने के कारण ये मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि हाथ चल रहा है और चलने के दौरान दोनों इस हाथ और इस हाथ के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। तो ये जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है इसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ मूविंग हैंड है ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू हीट एनर्जी। थोड़ी देर बाद हाथ ऐसे रगड़ने, जाड़े के दिन में नहीं देखते हैं जब बहुत ठंडा लग रहा होता है तो ऐसे अरे बहुत ठंडा है ना, कहते हैं ना ऐसा। तो
इससे क्या समझेंगे कि ये जो मूविंग हैंड का मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू हीट एनर्जी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू हैंड्स। इन दोनों हाथ के सरफेसेस के बीच में मौजूद घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के रगड़ होने के कारण, रगड़ने के कारण जो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ मूविंग हैंड है, दोनों हाथ के हिलने के दौरान जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, कौन कन्वर्ट कर रहा है? फ्रिक्शन कन्वर्ट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? कौन कन्वर्ट कर रहा है? ये मूविंग हैंड के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है वो इन दोनों मूविंग हैंड्स के बीच के मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। बात समझ में आ गया है ना? वैसे ही कह रहा है जब हम लोग दौड़ते हैं, हाँ, तो बहुत देर तक दौड़ने या एक्सरसाइज करने के दौरान या साइकिल चलाने के दौरान या खेलने के दौरान, अगर मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं या रेस कर रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं तो दौड़ना पड़ता है। तो दौड़ने के दौरान क्या होता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है ना। जब साइकिल चलाएंगे बहुत तेजी से और बगैर रुके हुए चलाते चले जाएंगे तो कुछ देर बाद क्या होगा, हमारा बॉडी थकने लगेगा और हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग साइकिल चला रहे हों, खेल रहे हों, दौड़ रहे हों या एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस दौरान क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स है वो मस्कुलर एनर्जी या हमारे बॉडी के अंदर जो मौजूद एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू हीट एनर्जी, है ना। क्या हो रहा है, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हो, खेल रहे हो या कुछ भी थका देने वाला, बॉडी को थका देने वाला कोई काम कर रहे हो तो उस दौरान क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो मौजूद मस्कुलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू हीट एनर्जी। इसका इफेक्ट कैसे पता चलता है? जब हम बहुत देर खेलते हैं, दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं तो थोड़ी देर बाद जब हमारा बॉडी गर्म होने लगेगा तो हमारा पसीना शुरू हो जाता है, पसीना बहने लगता है। ये क्या साबित कर रहा है? ये साबित कर रहा है कि पसीना बहने के दौरान ये साबित कर रहा है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था और उस बढ़ते हुए टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए एक बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है, एक सिस्टम अपना मतलब प्राकृतिक व्यवहार होता है शरीर का। वो क्या करता है, वो देख रहा है कि शरीर बहुत देर से काम कर रहा है और इस काम करने के दौरान मस्कुलर एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और वो हीट एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो रहा है। वो जब बॉडी के अंदर स्टोर होगा तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा शरीर गर्म होने लगेगा। हमारा शरीर जब गर्म होने लगेगा तो शरीर के अंदर एक प्राकृतिक व्यवहार होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम होता है। वो देखता है कि जब शरीर गर्म होने लगे तो उसको ठंडा करना ज़रूरी है, नहीं तो आदमी बेहोश होकर गिर सकता है या थक कर बैठ जाएगा या इस तरह का व्यवहार हो सकता है। तो उसके लिए क्या करता है, बॉडी क्या करता है, पसीना छोड़ना शुरू कर देता है। बॉडी जो है वो पानी, वाटर को स्वेट करने लगता है। स्वेट करना मतलब पसीना होना, है ना। स्वेट, SWEAT, स्वेट, स्वेट का मतलब पसीना होना। तो वो क्या है, वो एक नेचुरल बिहेवियर है बॉडी का। बॉडी जब गर्म होने लगता है तो उसको ठंडा करने के लिए ऊपरी, हमारे पूरे बॉडी के ऊपरी सतह पर पसीना निकलने लगता है। जो वाटर है, वाटर क्या करेगा, बॉडी के अंदर मौजूद हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा ऊपरी सतह जो है उसको ठंडा करने लगता है। बात समझ में है? क्यों? अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे जाड़े के दिन में पसीना आता है क्या? जाड़े के दिन में पसीना नहीं आता है, लेकिन गर्मी के दिन में कुछ काम ना भी करो तो भी पसीना आता है। क्यों? गर्मी के दिन में प्राकृतिक तौर पर नेचुरली एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण हमारा बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि हम इसी एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं ना। तो वो जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो क्योंकि बॉडी गर्म होने लगता है तो बॉडी को ठंडा करने के लिए ये नेचुरल बिहेवियर है ह्यूमन बॉडी का कि वो क्या करता है, अपने शरीर के अंदर से वाटर या हमारे बॉडी सरफेस के ऊपर छोटा छोटा पोर्स होता है, पोर्स मतलब छिद्र होता है, उसके थ्रू वाटर सिक्रीट होने लगता है ना, जिसको स्वेट कहते हैं, पसीना वो बाहर निकलने लगता है। उसका काम क्या है, उसका काम क्या है, बॉडी के ऊपरी सरफेस पर जब वो वाटर चला आता है तो वो क्या करता है, बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है और एटमॉस्फेयर में उसको डिस्चार्ज कर देता है। क्या करता है, बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है। वो पानी जो पसीना निकल रहा है सरफेस पर, हमारे बॉडी के सतह पर जो पसीना निकल रहा है वो बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है और उस एब्जॉर्ब टेम्परेचर के कारण पसीना इवेपोरेट करके एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है ना। इससे क्या होता है, हमारा बॉडी ठंडा हो जाता है ना। तो एक नेचुरल बिहेवियर है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि हीट का क्या असर हुआ। तो हीट का असर क्या हुआ, हीट कैन कंट्रोल द टेम्परेचर। हमारे बॉडी का हीट जो है
वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ना। जब हीट अगर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगेगा बॉडी में तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, है ना। और हीट जो है अगर नहीं एब्जॉर्ब हो तो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा बॉडी का, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल था जब जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि हीट एनर्जी जो है, हीट जो है एक तरह का एनर्जी है, ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर 41 पर, जहाँ पर वो पैराग्राफ खत्म हो रहा है। At a smaller level, thermal energy is stored in particles of matter. A smaller object will have less heat than a larger object, है ना। जो हीट होता है, हीट एनर्जी जो है वो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट, हमारा बॉडी हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, है ना, उसमें हीट एनर्जी अगर स्टोर्ड है तो वो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट में मौजूद जो स्मॉलर पार्टिकल्स होता है ना, एकदम माइन्यूट पार्टिकल्स जिसको हम लोग खुले आंख से नहीं देख सकते हैं, इट कैन बी ओनली व्यूड बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, है ना। तो उस ऑब्जेक्ट के फाइन पार्टिकल्स में वो हीट एनर्जी स्टोर होता है ना। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि स्मॉलर ऑब्जेक्ट में स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट होगा और लार्जर ऑब्जेक्ट में लार्जर अमाउंट ऑफ हीट होगा। कैसे? अगर स्मॉलर ऑब्जेक्ट होगा, मैं जैसे मान के चलो इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा है और इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा है ना, तो इतना बड़ा लोहे के टुकड़े में कम पार्टिकल्स है और इतने बड़े लोहे के टुकड़े में ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्व करेगा और स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्मॉलर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्व करेगा। तो कह सकते हैं कि जो लोहे का छोटा टुकड़ा होगा उसका टेम्परेचर जो है, उसका जो हीट, उसमें उसके अंदर जो हीट एनर्जी स्टोर्ड होगा वो कम होगा और जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो हीट एनर्जी स्टोर्ड होगा वो ज़्यादा होगा। ये अलग बात है कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो सकता है ना। टेम्परेचर अलग चीज़ है, हीट अलग चीज़ है। टेम्परेचर जो है वो हीट का इफेक्ट है, हीट एनर्जी है। बस में रहा है ये आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो हीट के असर के कारण होता है, लेकिन टेम्परेचर एक अलग चीज़ है, हीट एक अलग चीज़ है। दोनों का आपस में एक साथ एक दूसरे के ऊपर असर हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है, लेकिन दोनों सेम चीज़ नहीं है ना। हीट के कारण टेम्परेचर है, टेम्परेचर अपने आप उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर हीट को हटा दिया जाए तो टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है। बस समझ में आया? ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट हुआ वो क्या हुआ कि क्योंकि स्मॉलर ऑब्जेक्ट में स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, जो ऑब्जेक्ट छोटा होगा उसमें पार्टिकल्स की संख्या कम होगी, जो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा उसमें पार्टिकल्स का संख्या ज़्यादा होगा। तो जो ऑब्जेक्ट छोटा है उसमें क्योंकि पार्टिकल्स की संख्या कम है तो कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी स्टोर करेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसमें पार्टिकल्स का संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी स्टोर करेगा। बात समझ आया है? उसको ऐसे समझिए, लोहे का टुकड़ा अगर इतना छोटा है और लोहे का टुकड़ा इतना बड़ा है, दोनों को भट्टी में डाल दें, ठीक है, दोनों को भट्टी में डाल दें। जो छोटा टुकड़ा है उसको ठंडा होने में कम समय लगेगा, जो बड़ा टुकड़ा है उसको ठंडा होने में ज़्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि जो छोटा टुकड़ा है उसमें मौजूद नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या कम है तो वो कम हीट एनर्जी स्टोर किए हुए है, जो बड़ा है उसमें पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा है, वो ज़्यादा हीट एनर्जी स्टोर किए हुए है। तो इस कम टेम्परेचर कम हीट वाले स्टोर्ड हीट एनर्जी वाले को ठंडा होने में कम समय लगेगा, और जो बड़ा टुकड़ा है क्योंकि इसमें पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा हीट एनर्जी स्टोर्ड है, तो इसको ठंडा होने में ज़्यादा समय लगेगा। बात समझ में आया? तो कंसेप्ट क्या हुआ? स्मॉलर साइज ऑब्जेक्ट में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी स्टोर होता है और लार्जर साइज ऑब्जेक्ट में ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी स्टोर होता है। बात समझ में आ गया? अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज ऑन द सेम पेज, पेज नंबर 41। हाउ हीट इज मेजर्ड। हीट को हम कैसे नापेंगे? क्योंकि हीट एक तरह का एनर्जी है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो एनर्जी जो है ना वो उसका एक कंसेप्ट होता है कि हीट एनर्जी जो है, हीट एनर्जी नहीं, कोई भी एनर्जी हो, है ना, कोई भी एनर्जी को आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, है ना, लेकिन नया एनर्जी आप बना नहीं सकते हैं या एनर्जी को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगले क्लास में जाइएगा, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, तब पढ़ना है इसको। अभी बस ये समझिएगा कि एनर्जी को आप नया एनर्जी, जैसे हम एनर्जी को बना नहीं सकते हैं, एनर्जी को हम खत्म नहीं कर सकते, हम एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल दिए कि यहाँ पर क्या किए, एनर्जी है, इस मैकेनिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, लेकिन एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया?
ठीक है। तो वैसे ही जैसे कोयला जलता है तो कोयला जलने से हीट निकलता है, कोयला जब जलता है तो हीट एनर्जी निकलता है। तो बोलेंगे ये एनर्जी कहाँ से आया? कोयले के अंदर जो मौजूद केमिकल है ना, उस केमिकल एनर्जी के कन्वर्ट होने से हीट एनर्जी बनता है। और ये कन्वर्ट कौन करता है? ये कन्वर्ट करता है प्रोसेस ऑफ कंबशन, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल क्या करता है? जब कोयला जलता है, कोयला बर्न कर रहा होता है, वो क्या करता है? द केमिकल एनर्जी ऑफ कोल इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, या थोड़ा बहुत जो रोशनी आता है ना, हीट एंड लाइट एनर्जी। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि हम नया एनर्जी नहीं ना बनाए, हम क्या किए, हम कोयले में मौजूद केमिकल एनर्जी को हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए। हम नया एनर्जी नहीं बनाए, कोयले में पहले से एनर्जी था। किस फॉर्म में था? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में था। हम बस उस एनर्जी को कंबशन के दौरान, जलाने के दौरान, जो कोयले में को जलाए, तो हम क्या किए, ये जलाने के कारण कोयले के अंदर मौजूद जो केमिकल एनर्जी है हम उसको कन्वर्ट कर दिए इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। जब कोयला जलता है तो देखते हैं ना, थोड़ा सा लाल लाल डिम लाइट की तरह उसमें से निकलता रहता है, लाल लाल कोयला नहीं जलता है। तो हम कह सकते हैं कि वो जो कोयला के अंदर जो मौजूद केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। कैसे? ड्यू टू कंबशन, ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ प्रोसेस ऑफ कोल जो है वो क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी इनसाइड द कोल इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। लेकिन हम नया एनर्जी बनाए नहीं, है ना। ठीक है। तो ये एक उदाहरण हुआ। अब आते हैं कि हीट को हम कैसे मेजर करेंगे। तो क्योंकि किसी भी एनर्जी को हम मेजर करते हैं तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल। जैसे वजन को मेजर करते हैं तो ग्राम किलोग्राम कहते हैं, है ना। लंबाई को जब नापते हैं तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर में नापते हैं, है ना। अगर ऊंचाई को नापते हैं तो इंच और फीट में नहीं लिखते हैं कि हमारा हाइट 5 इतना फीट इतना इंच है ना, कहते हैं ना ऐसे। तो वो एक तरीका हुआ नापने का। वैसे ही हीट को भी नापा जा सकता है ना, हीट को भी नापा जा सकता है। तो हीट को नापने का यूनिट होता है, हीट को नापने का यूनिट होता है एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल्स, है ना। वैसे इसके अलावा हीट को हम कैलोरीज में भी लिखते हैं या किलो कैलोरी में लिखते हैं, है ना। किलो कैलोरीज, या इसी किलो कैलोरीज को हम कैलोरीज में लिखते हैं। बात समझ है ना। हीट को हम जब नापते हैं तो हीट को नापने का यूनिट क्या है? हीट इज डिटेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो क्या कहेंगे, हीट को जब नापते हैं तो क्या लिखा है? हीट इज डिटेक्टेड बाय टेम्परेचर, है ना। तापमान के अंतर के कारण हम हीट को भाप सकते हैं, हीट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ हीट एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है। वी कैन फील द सेंसेशन ऑफ हीट और कोल्ड, हॉट और कोल्ड ऑन टचिंग एन ऑब्जेक्ट। आइस फील्स कोल्ड बट अ कप ऑफ कॉफी फील्स हॉट, है ना। जब मान लीजिए रेफ्रिजरेटर से हम आइस निकाले और किसी इलेक्ट्रिक केटल में अगर कॉफी बना रहे हैं, वहां से कॉफी निकालें, तो वो जो आइस निकाले उसको छुएंगे तो पता चलेगा कि ये ठंडा है ना। और जो कॉफी को छुएंगे, कॉफी को जब टच करेंगे, कप को टच करें या कॉफी में फिंगर डिप करके देखेंगे तो तुरंत हाथ बाहर आ जाएगा, पता चलेगा ये हॉट है, गर्म है ना। ये अंतर कोल्ड और हॉट हमको कैसे पता चला? इट इज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ हीट। और इफेक्ट ऑफ हीट कैसे होता है? इफेक्ट ऑफ हीट दिखता है टेम्परेचर में। इफेक्ट ऑफ हीट कहाँ दिखता है? इफेक्ट ऑफ हीट दिखता है टेम्परेचर में। कैसे? अगर हम मान के चलिए वो जो आइस निकाले हैं उसके टेम्परेचर को मेजर करें और जो कॉफी लिए है कप में उसके टेम्परेचर को मेजर करें तो दोनों में अंतर दिखेगा, है ना। क्या दिखेगा अंतर? जब टेम्परेचर नापेंगे तो दिखेगा कि जो आइस का टेम्परेचर है वो कम है और जो कॉफी का टेम्परेचर है वो ज्यादा है ना। तो ये अंतर जो है दोनों में, ये दोनों अंतर जो टेम्परेचर में दिख रहा है कि आइस का टेम्परेचर कम है और हॉट कॉफी का टेम्परेचर ज्यादा है, ये डिफरेंस इन टेम्परेचर इज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ हीट। ये किसके कारण है? ये हीट के कारण है। ठीक है। तो ये इफेक्ट को अगर हमको नापना हो, इफेक्ट को अगर हमको नापना हो तो देखिए आपके उसी पेज में, पेज नंबर 41 में ही, पेज नंबर 41 में ही देखिए राइट हैंड साइड में नीचे इमेज
4.4, इमेज 4.4 में एक्टिविटी 4.1 दिया है। एक्टिविटी 4.1 का इमेज 4.4 दिया हुआ है ना, और उसके साथ एक एक्टिविटी 4.1 दिया हुआ है ना। तो इमेज 4.4 में देखिएगा 3 कंटेनर है ना, और एक्टिविटी 4.1 में उस कंटेनर में, उस तीनों कंटेनर में एक्सपेरिमेंट में क्या किया जा रहा है ये समझाया जा रहा है ना। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा कि उसमें क्या कर रहे हैं। ठीक है, 3 कंटेनर ले लेते हैं, 3 कंटेनर ले लेते हैं, और तीनों कंटेनर में इसमें हॉट वाटर, इसमें कोल्ड वाटर, और इसमें हॉट प्लस कोल्ड, दोनों वाटर ले लेते हैं है ना। तो एक्सपेरिमेंट जो है, एक्टिविटी 4.1 जो है वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है समझिए, है ना। काम करते हैं, एक पतीले में पानी को बिल्कुल खौला लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर से एक ठंडे पानी में बॉटल ले लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, वो जो पतीले में पानी जो गर्म किए हैं उसको एक कंटेनर में रख देते हैं, ठीक है। जो फ्रिज में से ठंडा पानी लिए हैं उसको दूसरे कंटेनर में रख देते हैं, और जो तीसरा कंटेनर है उसमें आधा ठंडा पानी और आधा वो खौलाया हुआ पानी, उस दोनों को मिक्स करके इस तीसरे कंटेनर में ले लेते हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि इस हॉट वाटर वाला जो कंटेनर है उसमें 1 लीटर पानी डालें, ये कोल्ड वाटर वाला जो कंटेनर है उसमें 1 लीटर ठंडा पानी डालें, और ये जो मिक्स वाला है उसमें आधा लीटर ठंडा पानी और आधा लीटर गर्म पानी, है ना, दोनों मिला के डाल दिए, है ना। अब एक काम करते हैं, ये हॉट वाटर वाले में अपना बायां हाथ डालते हैं, बायां हाथ डुबा देते हैं, और ये कोल्ड वाटर वाले में दाहिना हाथ डुबाते हैं, और दोनों साथ में डुबाते हैं, है ना। हॉट वाटर में बायां हाथ, कोल्ड वाटर में दाहिना हाथ। जब दोनों हाथ उस कंटेनर में डालेंगे, गर्म पानी वाले में बायां हाथ और ठंडा पानी वाले दाहिना हाथ, तो देखेंगे जो गर्म पानी वाले हाथ में जब हाथ आए तो हाथ तुरंत बाहर, झटके से बाहर आएगा, क्यों, पानी बिल्कुल गर्म है ना। या अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर ठंडा भी होगा तो गर्मी महसूस होगा। और जब दाहिना वाला हाथ इस ठंडा पानी वाले कंटेनर में डालेंगे तो हाथ को बिल्कुल शून्य महसूस होगा, ठंडा पानी के कारण हाथ को ठंडा महसूस होगा, है ना। तो एक ही वक्त में दोनों हाथ, बायां वाला गर्म पानी में डाले हैं, दाहिना वाला ठंडा पानी में डाले हैं। मेरा बायां जो आपको ऐसे दिखेगा, बायां वाला ऐसे डाले हैं और दाहिना वाला ठंडा पानी में डाले हैं, बायां वाला गर्म पानी में डाले हैं। तो दोनों हाथ एक ही वक्त में दोनों हाथ को दो अलग अलग तरह का महसूस होगा। क्यों, बायां वाला हाथ जो गर्म पानी में जाएगा उसको गर्मी महसूस होगा, हाथ में जलन महसूस होगा, और दाहिना वाला हाथ जब ठंडे पानी में जाएगा तो उसको ठंडक महसूस होगा, हाथ थोड़ा धीरे धीरे शून्य होने लगेगा, क्योंकि उसमें आइसी वाटर है, रेफ्रिजरेटर का बिल्कुल ठंडा पानी है ना। जब इन दोनों हाथों को इस मिक्स किए हुए कंटेनर में डालेंगे, तो जब दोनों हाथों को उसमें डालेंगे तो दोनों हाथ को एक तरीके का फीलिंग आएगा। क्यों, इसमें जो पानी है वो एक ही टेम्परेचर पर है, जबकि इसमें हाई टेम्परेचर पर है और इसमें कम टेम्परेचर पर है। इसमें जो पानी है उसको कम हीट एनर्जी मिला है, इसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिला है, और यहाँ वाले में गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स कर देने के कारण दोनों मिल करके आपस में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रुक जाएगा। गर्म को लिए, ठंडा को लिए, दोनों को मिला दिए तो गर्म वाला ठंडा वाले को गर्म करेगा हल्का सा, और ठंडा वाला गर्म वाले को हल्का सा ठंडा करेगा, और दोनों मिलाकर दोनों के बीच के टेम्परेचर पे आ जाएगा, है ना। उसको ऐसे मानिए कि अगर गर्म पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे था और ठंडा पानी 20 डिग्री सेल्सियस पे था, तो 20 और 100 के बीच में आकर कहीं पर 50 या 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आके ये दोनों का मिक्सचर, गर्म और ठंडा पानी का मिक्सचर दोनों एक जगह, दोनों के बीच में आकर कहीं पर एक टेम्परेचर रुक जाएगा। मतलब ठंडा पानी 20 डिग्री सेल्सियस पे था, या मान के चलिए आइसी वाटर अगर होगा तो 1-2 डिग्री सेल्सियस पर होगा, और गर्म पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। जब दोनों मिल जाएगा
तो 0 और 100 के बीच में, या 1 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में कहीं पर आके 49 या 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास रुक जाएगा और इसका टेम्परेचर उतने पर होगा, है ना। तो जब इसमें हाथ को डालेंगे तो दोनों हाथ को एक ही तरह का चीज महसूस होगा, बराबर टेम्परेचर महसूस होगा। ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है? ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि जिसको ज्यादा हीट एनर्जी मिला वो गर्मी दिखाया, मतलब टेम्परेचर ज्यादा दिखाया। जिसको कम हीट एनर्जी मिला वो अपना ठंडापन दिखाया, कोल्डनेस दिखाया। और जिसको दोनों मिला, ठंडा और गर्म दोनों मिला, वो दोनों मिलकर एक तरीके का व्यवहार, एक कॉमन पर्टिकुलर टेम्परेचर का पर कुछ अलग तरह का व्यवहार दिखाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से क्या साबित हुआ कि हीट एनर्जी अपने क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग तरह का इफेक्ट दिखाएगा। ज्यादा हीट एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाएगा, कम हीट एनर्जी टेम्परेचर घटाएगा, है ना। और कम और ज्यादा को मिला दे तो बीच का कहीं पर टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। तो what do you feel on the basis of sensation in your hands? You would you call the water in the third ball hot or cold? जो लास्ट वाला है इसको गर्म कहेंगे कि ठंडा कहेंगे? बोलेंगे ना ये गर्म है ना ये ठंडा है, ये बीच का, ये गुनगुना पानी है, जिसको नहीं कहते हैं, जिसको गुनगुना पानी नॉर्मली जो नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या करते हैं, गर्म पानी गीजर का और ठंडा पानी टंकी का जो जाड़े के दिन में आ रहा होता है वो ठंडा पानी होता है। उन दोनों को मिला देने पर जो पानी बनेगा उसको बोलेंगे क्या होता है, गुनगुना पानी होता है ना। उसको बॉडी पर अगर डालेंगे तो हाथ, बॉडी जलेगा भी नहीं और बॉडी को बहुत ज्यादा ठंडक भी नहीं लगेगा, है ना। तो दिस इज हॉट, दिस इज कोल्ड एंड दिस इज मीडियम टेम्परेचर, जिसको आम भाषा में हम लोग गुनगुना पानी कहते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग जाड़े के दिन में पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुल्ला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर खांसी वासी हो जाता है तो, है ना। तो ये हो गया। Water in the first ball feels hot because its temperature is higher than your hand, है ना। वैसे ही water in the second ball feels colder because its temperature is lower than your hand। और जो थर्ड बॉल है उसमें water in the third ball feels colder to your left hand and but hotter to your right hand। जब इस दोनों बॉल में से ठंडे वाले कंटेनर में से ठंडा हाथ को इसमें डालेंगे और गर्म वाले कंटेनर से गर्म वाला हाथ इसमें डालेंगे तो दोनों हाथ को क्या होगा, गर्म वाला जो हाथ गर्म पानी में था उसको ठंडक महसूस होगा और जो हाथ ठंडे पानी में था, जो कोल्ड वाटर में था, उसको थोड़ा सा गर्मी महसूस होगा, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है? ये एक्सपेरिमेंट शो करता है ऑल दीज 3 कंटेनर्स आर हैविंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू देम। बात समझ आया? इसीलिए तीनों अलग अलग तरह का टेम्परेचर दिखा रहा है। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन हुआ कि हीट हैज इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। हीट का जो है वो टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट होता है। तो क्या इफेक्ट होता है? ज़्यादा हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, कम हीट देंगे तो टेम्परेचर घटेगा, है ना। अब आते हैं यूनिट ऑफ हीट। यूनिट ऑफ हीट ऑलरेडी हम आपको बता दिए हैं। द SI यूनिट ऑफ हीट इज joules। The SI unit of heat is joules। Sometimes heat is also written in kilocalories, है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इरेज कर देते हैं। 1 kilocalorie is equal to 4.1 कैलोरी। आपके बुक में भी देखिए एक पेज नंबर 42 पर बाएं तरफ एक बॉक्स में बनाया हुआ है, वहां पे लिखा है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स, है ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट जो होता है वो होता तो है जूल्स, है ना, लेकिन इस यूनिट को हम अगर चाहें, इस यूनिट ऑफ जूल्स को हम चाहें तो कैलोरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है ना। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। तो जैसे अगर बोलेंगे कि 10 जूल में कितना कैलोरी होगा तो उसको लिखेंगे ऐसे, 4.18 जूल में 1 कैलोरी होता है ना। तो 1 जूल में 1/4.8, है ना। वैसे ही
अगर बोलेंगे कि जरा निकालो तो 10 जूल में कितना कैलोरी होगा, तो 10 जूल्स में निकालने के लिए 1/4.18 इंटू 10 है ना, इतना सॉल्व करके निकाल लेंगे, इतना कैलोरी होता है। बात समझ आ गया? इस तरीके से हम जूस को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैलोरी को जूस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट बोथ द यूनिट्स आर द यूनिट्स ऑफ हीट। ये दोनों ही यूनिट जो है, कैलोरी भी हीट का यूनिट है और ऐसा यूनिट हीट का क्या है, ऐसा यूनिट है जूल्स, और कैलोरी भी हीट का ही यूनिट है। ठीक है, बस अंतर ये है कि इन दोनों यूनिट्स का नाम अलग अलग है, आपस में एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैलोरी को हम जूस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जूस को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल एक लिख के बताएं कि बताइए 10 जूल मतलब कितना कैलोरी होगा, 10 जूल मतलब कितना कैलोरी होगा, तो एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है। तो देखो यूनिटरी मेथड यूज करके 4.18 जूल में एक कैलोरी, तो एक जूल में 1/4.8 कैलोरी है ना, तो 10 जूल में 1/4.8 इंटू 10 सॉल्व करके निकाल लेंगे, जितना आएगा उतना कैलोरी हो जाएगा। बात समझ आ गया? ठीक है, तो हम आपस में यूनिट्स ऑफ हीट को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, जूस को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलोरी को जूस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज का अपना एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्टिविटी 4.2 को कल से शुरू करेंगे, 4.1 तक आज तक रुकते हैं, फिर बाकी की चर्चा जो है वो कल हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी 4.2 से। ठीक है, थैंक यू।